हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स को कंप्लीट किया था और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद की जाती है और स्प्लाइसिंग का सिंपल सा मतलब है ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर जितने भी एक्सॉन्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और जो इंट्रॉन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इंट्रॉन्स पर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंसेस या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कि पर्टिकुलर जीन्स को कोड करे, इसीलिए इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ एक्सॉन्स को ही जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब जनरली एक्सॉन्स की बात की जाए तो अबाउट 145 बेस पेयर के अराउंड एक एक्सॉन देखने को मिलता है और इंट्रॉन्स की लेंथ ज्यादा होती है, दैट इज अबाउट 3000 बेस पेयर का एक ही इंट्रॉन होता है। ये अप्रोक्सीमेशन है। तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को कंपेयर करें तो इंट्रॉन्स की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास कोई जीनोम है और उसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स के सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है इंट्रॉन्स एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी इतनी ज्यादा स्पेस घेर रहा है, तो इसलिए इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना चाहिए और आपके पास स्प्लाइसिंग के बाद एक्सॉन्स आपस में जुड़कर आपके पास एक मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो हेट्रोजेनस एमआरएनए जब आपने पिछली क्लास में देखा था तो वहां पर हेट्रोजेनस एमआरएनए 5 प्राइम कैप एक्सॉन, इंट्रॉन और 3 प्राइम पॉली ए टेल से मिलकर बनता है। बट मैच्योर एमआरएनए की बात की जाए तो वो बेसिकली बनता है आपके पास एक्सॉन्स, 5 प्राइम कैप और पॉली ए टेल। यहां पर आपके पास कोई भी इंट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते। अब इंट्रॉन्स को कैसे रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को कैसे जोड़ा जाता है, इसको पढ़ने से पहले हमें स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ेगा। ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनता है और यही हेल्प करता है इंट्रॉन्स को रिमूवल के लिए। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बनेगा तो बेसिकली इसमें आरएनए वाले पार्ट भी हैं और प्रोटीन्स वाले पार्ट भी हैं, इसीलिए हम इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं। या हम इनको स्नर्व्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स के नाम से बोलते हैं। U1, U2, U4, U5, U6 नाम के आपको स्नर्व्स देखने को मिलेंगे। आपने जब आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स देखे थे यूकैरियोट्स पर तो वहां पर ये जाना था कि U1, U2, U4, U5 आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है, वेयर इज U6 का ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 करवाता है। तो ये वही आपके पास स्नर्व्स हैं जो कि इंट्रॉन रिमूवल में हेल्प करने वाले हैं। अब जैसे मैंने बोला कि जितने भी स्नर्व्स हैं या स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स हैं या ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है, ये आरएनए से भी मिलकर बने हुए हैं और प्रोटीन से भी मिलकर बने हुए हैं। तो अगर यहाँ पर एसएनआरएनए की बात की जाए तो लगभग 100 से 300 न्यूक्लियोटाइड का एसएनआरएनए देखने को मिलता है जो कि यूरेसिल रिच है, इसीलिए इनका नाम U1, U2 नाम से पड़ा हुआ है। प्रोटीन्स भी अब लगभग यहाँ पर 150 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हम इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस देखा गया जहां पर आपके पास ये जो येलो पोर्शन है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ इंट्रॉन और इंट्रॉन की दोनों ही साइड पर एक्सॉन प्रेजेंट है, तो एक्सॉन 1 फॉलोड बाय इंट्रॉन 1 देन एक्सॉन 2। अब हर एक इंट्रॉन पर एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, जनरलाइज सीक्वेंस, जिसका नाम है YURAY फॉलोड बाय YY। इसका मतलब है Y का मतलब है पिरिमिडीन, U का मतलब यूरेसिल, R का मतलब आर्जिनिन, A का मतलब एलेनिन, Y का मतलब वापस से पिरिमिडीन और फॉलोड बाय पिरिमिडीन, पॉलीपिरिमिडीन ट्रैप। अब जहां पर आपके पास एक्सॉन और इंट्रॉन आपस में जुड़ रहे हैं वहां पर आपके पास जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हुआ है जनरली वो GU के बीच में क्रिएट होता है। तो ये जो GU सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंट्रॉन में पाया जाता है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइड। वैसे ही इंट्रॉन जब खत्म हो रहा है वहां पर एक सीक्वेंस है AG, इसको हम बोलते हैं 3 प्राइम स्प्लाइस साइड। 5 प्राइम स्प्लाइस साइड को डोनर साइड भी बोला जाता है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड को एक्सेप्टर साइड भी बोला जाता है। यहां पर GU सीक्वेंस देखा जा सकता है या कभी AU सीक्वेंस भी देखने को मिल सकता है। यहां पर AG या फिर AC सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो बीच में यूरे सीक्वेंस है यहां पर जो बीच में एडेनिन है, शायद मैंने एलेनिन बोल दिया था, ये जो बीच में एडेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपके पास एडेनिन है इसके पास जो 2 प्राइम OH है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करेगा। 3 प्राइम OH ग्रुप तो इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, बल्कि जो 2 प्राइम OH ग्रुप है वही फ्री है। तो ये बेसिकली अटैक करेगा। कैसे करेगा हम अभी देखेंगे इसको। तो जब आपके पास इंट्रॉन रिमूवल होता है तो 2 ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है।
फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास यूरिक सीक्वेंस है वहां पर 2' OH ग्रुप इस एडेनिन का इट विल अटैक ऑन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द एक्सॉन 1 एंड इंट्रॉन 1 जो कि GU साइड पर प्रेजेंट है या 5' स्प्लाइस साइड पर प्रेजेंट है। तो ये 2' OH ग्रुप 5' स्प्लाइस साइड पर अटैक करेगा और यहां पर इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर ये जो एडेनिन है ये R के साथ ऑलरेडी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, यहां की साइड पर एक पिरिमिडीन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बना रहा है। अब एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहां पर GU के साथ या G के साथ स्पेसिफिकली। तो ये जो आपके पास दिख रहा है ये G के साथ वापस से एक नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया है। तो एडेनिन इट इज नाउ फॉर्मिंग 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये जो एक्सॉन 1 है वो अलग हो चुका है। सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्सॉन 1 है इसका 3' OH ग्रुप इट विल अटैक ऑन दिस 3' स्प्लाइस साइट और जैसी 3' स्प्लाइस साइट पर अटैक करेगा तो ये इंट्रॉन लैरिएट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहां का एक्सॉन और ये एक्सॉन 2 आपस में लिंक हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, जैसे कि आपको यहां पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। बट ये प्रोसेस तो हमने सिंपली ऐसे देख ली कि ठीक है एक्सॉन्स अटैक कर रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं और इंट्रॉन्स लैरिएट की फॉर्म पे रिमूव हो जा रहा है। बट जैसा हमने देखा था कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस स्नर्व्स प्रोटीन करते हैं, चाहे वो U1, U2, U4, U5 या U6 प्रोटीन्स हो, वो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। स्नर्व्स बेसिकली तब लोड होते हैं आरएनए के ऊपर जब आरएनए के ऊपर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ना हो। अगर आरएनए के ऊपर ऑलरेडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो स्नर्व्स को लोड नहीं किया जाता। तो पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको डिस्टर्ब किया जाएगा बाय यूजिंग द ATP। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपके पास स्नर्व्स को लोड किया जा सकता है। जब पूरी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है तो वहां पर कोई भी ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पर ATP का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जब स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स की मशीनरी या जब स्प्लाइसोसोम की असेंबली होती है उस दौरान पर ATP का खर्चा किया जाता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए एक्सॉन है पिंक कलर का, येलो कलर का है आपके पास इंट्रॉन जिसको रिमूव करना है और ये वापस से एक्सॉन 2 है। ये आपके पास 5' स्प्लाइस साइट है। इस 5' स्प्लाइस साइट पर U1 नाम का स्नर्व बाइंड करता है। ये आपके पास 3' स्प्लाइस साइट है, यहां पर U2AF 35 नाम का प्रोटीन बाइंड करता है। ये आपके पास पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक है, यहां पर U2AF या U2 ऑक्सिलरी फैक्टर 65 बाइंड करता है। और आपके पास ये जो बीच में YURAY सीक्वेंस है, यहां पर जो ब्रांच पॉइंट एडेनिन है स्पेसिफिकली, यहां पर ब्रांच पॉइंट प्रोटीन बाइंड करता है जो कि आगे चलकर U2 से रिप्लेस हो जाता है। अब जब इनकी सबकी बाइंडिंग हो जाती है तो अब U2 आता है, ब्रांच पॉइंट प्रोटीन को हटाता है और अपना बैठ जाता है वहां पर। तो अब U2AF 65 पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक पर और U2 35 आपके पास 3' स्प्लाइस साइट पर बैठे हुए हैं। अब U1 और U2 की बहुत अच्छी एफिनिटी होती है, तो U1 और U2 आपस में अच्छी एफिनिटी रखते हैं तो ये आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे और जब ये जुड़ते हैं तो आपस में हल्का सा लैरिएट बनता है। इस दौरान आपके पास U2AF 65 और U2AF 35 नाम के प्रोटीन्स रिमूव हो जाते हैं। तो आपके पास U1 और U2 बचे। अब U1 और U2 जब बचे हैं तो U1 यहां से हट जाता है, यू आर ओनली लेफ्ट विद U2। इस टाइम पर ट्रिस स्नर्व्स की लोडिंग होती है। ये है U4, U5 और U6। तो ये U4, U5 और U6 यहां पर आकर बैठ जाते हैं और U2 और U6 बेसिकली फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो U2 और U6 और नजदीक आते हैं और लैरिएट और नजदीक आने की कोशिश करता है, जिस वजह से एडेनिन का 2' OH ग्रुप बहुत आसानी से 5' स्प्लाइस साइट के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक होता है तो एक्सॉन 1 यहां से रिमूव हो जाता है और आपके पास यहां पर एक लैरिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपस में जो ब्रांच पॉइंट एडेनिन है अब 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाता है, जैसा हमने पहले भी देखा था। सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत सिंपल सी है कि जो एक्सॉन 1 है वो एक्सॉन 2 के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की 3' स्प्लाइस साइट पर अटैक करता है और आपस में जुड़ जाते हैं एक्सॉन 1 एक्सॉन 2, स्प्लाइसिंग हो जाती है और ये जो आपके पास इंट्रॉन वाला पोर्शन है वो लैरिएट की फॉर्म पर रिमूव हो जाता है। अब जैसे कि हमने देखा था कि U2 और U6 बेसिकली एक्टिव साइट बना रहे थे ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए, बट अगर सीक्वेंस GUAG ना होकर AUAC हो तो उस टाइम पर U11 और U12 एक्टिव साइट बनाते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए। अब ये तो हमने देखा कि जब स्प्लाइसिंग की जाती है तो यहां पर स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स या स्नर्व्स नाम के प्रोटीन्स
काम करते हैं, या एसएनआरएनए अलॉन्ग विद द प्रोटीन काम करेंगे। बट कभी कभी आपके पास इन स्नर्व्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपके पास जो एमआरएनए बना हुआ है वो खुद ही स्प्लाइस हो जाता है, एक्सॉन्स खुद ही जुड़ जाते हैं। तो जब कभी भी स्नर्व्स की जरूरत नहीं पड़ती, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग। आरएनए खुद ही स्प्लाइसिंग कर दे रहा है, तो इसका मतलब है आरएनए खुद ही एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। और जब कभी भी आरएनए खुद एंजाइम की तरह एक्ट करता है, उस आरएनए को हम बोलते हैं राइबो एंजाइम्स। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग के दो एग्जांपल्स हैं, एक है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स और दूसरा है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स बेसिकली टेट्राहाइमिना थर्मोफिला में देखने को मिलते हैं। यहां पर इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा और यहां पर कोई स्नर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर एक एक्सोजिनस फैक्टर या एक्सोजिनस को फैक्टर काम करता है जिसका नाम है जीएमपी। ये जीएमपी के पास एक 5 प्राइम एंड है और एक 3 प्राइम ओएच ग्रुप है। ये 3 प्राइम ओएच ग्रुप क्या करता है, 5 प्राइम साइट पर अटैक करता है। जैसे यहां पर 5 प्राइम साइट पर अटैक करेगा तो ये आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां से निकल जाएगा। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकल गया है, यहां पर आपके पास कोई भी यूरिक सीक्वेंस नहीं है, कोई भी ब्रांच पॉइंट एडेनिन नहीं है। तो जैसे ही यहां पर अटैक किया तो एक्सॉन 1 रिमूव हो चुका है। एक्सॉन 1 जैसे ही रिमूव हो चुका है तो आपके पास यहां पर बॉन्ड टूटा। अब ये एक्सॉन 1 का 3 प्राइम ओएच ग्रुप डायरेक्टली एक्सॉन 2 के 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर अटैक करेगा। एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 जुड़ जाएंगे और इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पर आपके पास जो इंट्रॉन्स निकलते हैं वो लीनियर फॉर्म पे निकलते हैं, वो लैरिएट की फॉर्म पे नहीं निकलते। तो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पे इतना ध्यान रखना, टेट्राहाइमिना थर्मोफिला में देखने को मिलता है, एक्सोजिनस जीएमपी कोफैक्टर की तरह काम करता है और इंट्रॉन लीनियर फॉर्म में रिलीज होता है। अलॉन्ग विद दिस यहां पर कोई भी यूरिक सीक्वेंसेस देखने को नहीं मिलते। अब मैं अगर ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की बात करूं तो ये प्री एमआरएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर तो ब्रांच पॉइंट एडेनिन प्रेजेंट होता है, बट यहां पर अगेन स्नर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी स्प्लाइसिंग सेम है जैसे कि आपने नॉर्मल स्प्लाइसिंग देखी थी, कि आपके पास ब्रांच पॉइंट एडेनिन अटैक करता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाता है, एक्सॉन 1 की 3 प्राइम ओएच ग्रुप एक्सॉन 2 के 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर अटैक करेगा, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 जुड़ जाएंगे और लैरिएट का फॉर्मेशन होगा। और ये प्री एमआरएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। और यहां पर बेसिकली काम किया है ब्रांच पॉइंट एडेनिन ने। तो ये था आपके पास ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के बारे में। तो इस प्रोसेस पर हमने स्प्लाइसिंग को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिटेल वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया मैं बाद में लेके आऊंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इतना ही रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।